मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमा चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, ये इस वक्त इंसानी हकूक़ का एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में बन चुका है। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े वकला में शुमार होते हैं। इन दोनों ने एक पटिशन दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की भी एक पटिशन है, फिर इसके साथ साथ एक आम शहरी की भी एक पटिशन है, और फिर इसके साथ साथ साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा साहब की भी एक पटिशन है। और इन पटिशन्स के ऊपर या इनमें से एक पटिशन के ऊपर इस वक्त मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 7 रुकनी बेंच बना हुआ है और इस 7 रुकनी बेंच ने इससे पहले 2 दिन हेयरिंग की और अब कल यानी मंडे को दोबारा हेयरिंग होगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हम मंगल तक इस केस का फैसला कर देंगे। इस सारे मामले में एक बेंच बनाया गया और ये पहला 9 रुकनी बेंच था, जिसमें से 2 जजेस इस बेंच से अलग हो गए, काजी फायज़ ईसा साहब ने और जस्टिस सरदार तारक महसूद साहब ने इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और ये साइड पे हो गए। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच बनाया। इस 7 रुकनी बेंच ने 2 दिन मुसलसल समाअत की और उसके बाद अब कल तीसरी समाअत इसकी होगी। और इस केस के बारे में कहा जाता है कि केस बड़ा स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इस केस के कबूलियत से पहले चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मिले थे और उसके बाद ये दोनों चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इन्होंने मुलाकात की इनके चैम्बर में, और उससे अगले दिन ही ये बेंच बना दिया गया, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के अंदर उभरी। अब ये जो इशू है इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि तमाम बड़े वकला ये समझते हैं कि सिविलियन का जो केस है उसे सिविल अदालत में चलना चाहिए, उसे मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, और लिहाजा इसको एक इंसानी हकूक़ का बहुत बड़ा इशू बना के पेश किया जाता है। और हो सकता है ये इंसानी हकूक़ का इशू हो भी, और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सिविलियन के साथ ज़्यादती है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी शख्स के ऊपर कोई भी चार्ज लगा के उसे मिलिट्री कोर्ट में आप सज़ा दे के उसे लंबी सज़ा दे सकेंगे, और फिर ज़ाहिर है उसकी सुनवाई नहीं होती, वो वकील नहीं रख सकता, और उसके साथ और उसके ख़ानदान के साथ बड़ी ज़्यादती है। जब मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो आम कोर्ट्स हैं वो इंसाफ देने के काबिल नहीं है, और उसके अंदर ना ही किसी को इंसाफ होता है, ना ही स्पीडी जस्टिस होता है, ना ही उसके अंदर प्रॉपर किसी को सज़ा हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो सारा सिस्टम है अदलिया का, ये इर्रेलेवेंट हो जाता है। और अगर आप पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करना चाहते हैं तो फिर आपको आम सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। तो ये 2 नुक्ते इस मामले में बयान किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इस केस का इशू है उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इशू इंसानी हकूक़ का नहीं है, ये एक लाहौरी एक सेगमेंट है जिसका सारा इशू है, और उस बुनियाद पे पूरे कानून को, पूरे आइन को डाइवर्ट करने की, उसको रीशेप करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले तो मैं इस तरफ आता हूँ कि क्या ये वाकई इंसानी हकूक़ का इशू है या इसका मकसद कोई और है। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश कर सकता हूँ। पहली मिसाल जो है वो 2019 की है। 17 अक्टूबर 2019 को एक फ़ैसला किया था पेशावर हाई कोर्ट ने, और उस फैसले की बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा और पाटा जो है मर्ज हो गए। इससे पहले ये 2 अलग इलाके होते थे खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों पे, एक फाटा था और एक पाटा था। अब ये जो दोनों इलाके थे ये पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद ये पाकिस्तानी नहीं थे, और इनका इख्तियार बराह रास्त वफाक के पास था, और ये बहुत बड़ी जंग लड़ी फाटा और पाटा के लोगों ने कि हमें मर्ज किया जाए सूबे के अंदर और हमें वो तमाम हकूक़ दिए जाएँ जो बाकी सूबों के दिए जाते हैं। और इस मर्जर से पहले यहाँ पे कुछ डिटेंशन सेंटर्स थे जो ज़ाहिर मिलिट्री ने बनाए थे, उनको इंटर्नमेंट सेंटर्स कहा जाता था। अब होता यह था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर किसी शख्स ने कोई मिलिट्री के साथ ज़्यादती की, किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया, कोई मिलिट्री के ऊपर हमला किया और उनको अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उनको फौरी तौर पे फाटा और पाटा के जो इंटर्नमेंट सेंटर्स है वहाँ पे भिजवा दिया जाता। आप इन्हें कैद खाना समझ लें। और वहाँ पे भिजवाने का मकसद ये होता था कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर होते थे इलाके, लिहाजा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई हुक्म नहीं चल सकता था। ना हाई कोर्ट को ऑर्डर दे के इनको रिलीज़ करवा सकती थी, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर दे के इनको रिलीज़ करवा सकती थी, लिहाजा ये लोग वहाँ पे पड़े रहते थे। जब फाटा और पाटा का मर्जर हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर है ये इलाके भी जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के कंट्रोल में आ गए। तो उस वक्त वकार सेठ साहब चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और वो बड़े दबंग किस्म के जज थे। उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो आज भी उनकी आहट या उनकी आवाज़ सुनाई देती है।
तो वकार सेठ साहब ने 17 अक्टूबर 2019 को एक डिसीजन किया और उस डिसीजन के बाद उन्होंने जो इंटर्नमेंट सेंटर थे उनके अंदर जितने लोग मौजूद थे उन सबको रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया और इन सेंटर्स को गैर कानूनी करार दे दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब ज़ाहिर इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े चैम्पियन हैं और वो आज मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि जो 4 लोग जिन्होंने दरख्वास्त दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के केस नहीं चलने चाहिए, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो इस फैसले पर तालियां बजाते और वकार सेठ साहब को कहते कि आपने आइन और कानून का बोलबाला किया है। वाकई सिविलियन के साथ ये ज़्यादती है कि वो मिलिट्री के सेंटर्स के अंदर उनको कैद रखा जाए और उन्हें एक्सेस न दी जाए कानून की और जस्टिस की। तो बहुत अच्छा है, तो इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पटिशन दायर कर दी और अपील दायर कर दी। तो वफाकी हुकूमत 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लॉर्जर बेंच बनाया और इस लॉर्जर बेंच ने फौरी तौर पर वकार सेठ साहब के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। फिर इसके बाद जो अगली हेयरिंग हुई वो 24 दिसंबर 2019 को हुई और उसके बाद एक जज साहब रिटायर हो गए और बेंच टूट गया और 24 दिसंबर 2019 को भी ये फैसला हुआ कि ये जो केस है इसके अंदर कुछ सबूत मौजूद नहीं है और जब तक वो सबूत ना देखे जाएं इस केस का फैसला नहीं हो सकता, लिहाजा अगली तारीख का इंतज़ार किया जाए। और 4 दिसंबर 2019 से लेके अब जून 2023 तक इस केस की कोई हेयरिंग नहीं है, कोई बेंच नहीं बना और इसके बाद इस फाइल को बंद करके एक साइड पर रख दिया गया। अब सवाल यह है कि ये जो सिविलियन थे और जिनके खिलाफ वकार सेठ साहब ने ऑर्डर जारी किया था वो आज भी उन्हीं इंटर्नमेंट सेंटर्स में मौजूद हैं, उन्हीं कैद खानों में कैद है और वो हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में। अब सवाल ये है कि क्या ये सिविलियन नहीं थे और क्या इनके कोई इंसानी हकूक़ नहीं थे, और अगर इनके इंसानी हकूक़ थे तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकार सेठ के फैसले को चैलेंज क्यों किया था, उसके खिलाफ अपील क्यों की थी? उन्हें ये अपील नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें आज का मौक़िफ़ लेना चाहिए था कि सिविलियन का केस किसी भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता और ना ही कोई सिविलियन किसी फ़ौजी कैद खाने के में कैद रह सकता, लेकिन उस वक्त इन इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा गया था। तो अब सवाल ये है कि पिछले 3.5 साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को क्यों नहीं टेकअप किया? अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो इस केस के फैसले से पहले उस केस के फैसले कर देते और उसके बारे में जो जस्टिस काजी फाजिल साहब का ये कहना है कि ऐसे 26 मुकदमात हैं कि जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको टेकअप ही नहीं किया, उनकी फाइलें बंद पड़ी हुई हैं। यूँ महसूस होता है कि वो सब लोग जो हैं या तो सिविलियन नहीं थे या फिर वो इंसान नहीं थे, और अगर वो इंसान थे तो उनके कोई इंसानी हकूक़ नहीं थे। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, दूसरी मिसाल इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। आर्मी एक्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा में 300 के करीब लोगों को सज़ाएँ हुई और उनमें से 196 लोगों के बारे में जस्टिस वकार सेठ ने 16 जून 2020 को एक फ़ैसला दिया और ये फ़ैसला था 426 सफ़ात पे, यानी 426 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था और इसमें 196 लोग थे। जस्टिस वकार सेठ ने इन 196 लोगों को इनकी सज़ाओं को कालअदम करार दे के सारे प्रोसेस को उन्होंने कहा कि गलत था और इनको वकील करने का इख्तियार नहीं दिया गया था, इनके ख़िलाफ़ कोई बाकायदा सबूत नहीं थे, इनके ख़िलाफ़ कोई बाकायदा FIR नहीं थे, लिहाजा इन लोगों को बिला वजह आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी गई और इनकी सज़ाएँ हम कालअदम करार देते हैं। बड़ा तफसील के साथ फ़ैसला लिखा था और वो भी ज़ाहिर सिविलियन थे। आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था। उस वक्त भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो इस पर भी ताली बजाती और फौरी तौर पे ये कहती कि क्योंकि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा है हाई कोर्ट ने, तो हम जज साहब को अपनी तरफ से एक तमगा पेश करते हैं। लेकिन तमगा पेश करने के बजाय उस वक्त फ़रोग़ नसीम साहब जो वज़ीर कानून थे और उनके साथ शहजाद अकबर साहब थे, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जज साहब का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और उनके ऊपर एतराज़ किया और उस वक्त बड़ा खासा रिएक्शन आया था वफाकी हुकूमत की तरफ से। और उस वक्त वफाकी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के ख़िलाफ़ भी अपील की थी। गो उस अपील का कोई ख़ास फ़ायदा गवर्नमेंट को नहीं हुआ था, लेकिन ये एक आप ये समझें कि एक दो रुखी, एक दोहरा मयार था कि अगर सिविलियन के बारे में एक अदालत ने एक अच्छा फ़ैसला किया जो बकौल इमरान खान साहब के, आज जो इमरान खान साहब को फ़ील होता है और 196 लोग उसके अंदर ज़ाहिर इन्वॉल्व थे,
और उनको रिहा करने का हुक्म दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत को कोई अपील नहीं करना चाहिए थी, फिर इंसानी हकूक़ का तमगा देना चाहिए था वक़ार सेठ साहब को, लेकिन उन्हें उस वक्त दिमागी मरीज़ करार दे दिया गया था। अब एक तीसरी मिसाल भी लीजिए, 25 ऐसे लोग इस वक्त मौजूद हैं कि जिनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब की हुकूमत में बाकायदा केस चला और उन्हें सज़ाएँ दी गई, और इनके वकील जो हैं वो कर्नल रिटायर इनामुर रहीम हैं, और उन्होंने ये मुकदमा बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया और वो हाई कोर्ट भी जाते रहे। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त उन्होंने इन केसेस को और मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई किया था, और बल्कि उन केसेस के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत गई और उन्होंने कहा कि ये जो कर्नल इनामुर रहीम का जो स्टांस है ये गलत है, और वो केसेस भी आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट्स में भी पड़े हैं। अब सवाल फिर वही है कि क्या ये 25 लोग जो हैं ये इंसान नहीं हैं, या इनके कोई इंसानी हकूक़ नहीं है? और फिर वो 196 लोग जिनके बारे में वक़ार सेठ साहब ने फ़ैसला किया था और उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी, क्या वो 196 लोग सिविलियन नहीं थे, या उनके कोई इंसान नहीं थे, या फिर उनके कोई इंसानी हकूक़ नहीं थे? और फिर वो जो इंटरनेट सेंटर्स में लोग मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में, जब उनके बारे में वक़ार सेठ साहब ने फ़ैसला किया, तो क्या वो लोग भी इंसान नहीं थे, और क्या उनके भी कोई हकूक़ नहीं थे कि आज भी 3.5 साल हो गए हैं वो फ़ाइलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो की मुंतज़र हैं, लेकिन ना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइलें खोली, ना ही उनके लिए लॉचर बेंच बना, और ना ही उनका कोई फ़ैसला किया गया। तो अब सवाल फिर वही बनता है कि वो अगर सैकड़ों लोग हैं या हज़ारों लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं हैं, या उनके कोई हकूक़ नहीं है? मैं दोबारा ये कहूँगा कि यूँ महसूस होता है कि इंसान सिर्फ वो हैं जो जिनका ताल्लुक़ लाहौर के साथ है, या जो पंजाबी हैं। इस वक्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ख़ुद पंजाबी हूँ, लेकिन मेरा दिल दुखता है कि जो कुछ हो रहा है अब इसको नाकाबिले बर्दाश्त ही कहा जा सकता है। अब आप देख लीजिए कि ये जो मामला है सारा, इस मामले का ताल्लुक़ 9 और 10 मई के साथ है। अब 9 और 10 मई को लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, और उस हमले में एलीट क्लास के लोग या एलीट क्लास के बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे, लाहौरी थे, एलीट क्लास के साथ उनका ताल्लुक़ था। और अगर आप उन बच्चों का प्रोफाइल देखेंगे तो आपको जो इस वक्त मुकदमे कर रहे हैं उन सब के साथ वो प्रोफाइल मैच करता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पिटिशनर हैं उन बच्चों में से कुछ बच्चे इनकी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा फौरी तौर पे उनके बारे में ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच के कि जनाब इनके साथ बड़ी ज़्यादती है, ये तो इंसान हैं और सिविलियन भी हैं, तो सिविलियन के कुछ हक़ होते हैं और इंसानों के भी कोई हकूक़ होते हैं, और इनके हकूक़ को वायलेट नहीं करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि आप देख लें कि इमरान खान साहब जो पंजाबी लीडर और उनके जो चाहने वाले जो गिरफ़्तार हुए हैं वो पंजाबी और लाहौरी, इमरान खान साहब लाहौरी, और उनके जो चाहने वाले जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया था वो लाहौरी और एलीट क्लास के साथ उनका ताल्लुक़। फिर चौधरी एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ये लाहौरी, और इनका ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर है उसी एलीट क्लास के साथ है। फिर इस बेंच के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये एतराज़ ठीक है या गलत है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर 6 जजेस जो हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर के साथ, उनकी जो ब्रॉटअप है वो लाहौर के अंदर हुआ है, और ये सारा एचिसोनियन ग्रुप भी है जिसके बारे में कहा जाता है एचिसन के साथ इनका ताल्लुक़ है। तो इन सब लोगों ने मिल के, यानी एक साइड पे एचिसन, दूसरी साइड पे एचिसन, तीसरी साइड पे एचिसन, एक साइड पे लाहौर, दूसरी साइड पे लाहौर, तीसरी साइड पे लाहौर, एक साइड पे पंजाब, दूसरी साइड पे पंजाब, तीसरी साइड पे पंजाब। जब इनकी अपनी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आया तो फौरी तौर पे महसूस किया गया कि नहीं, ये लोग इंसान हैं, इनके हकूक़ भी हैं, और इसके साथ साथ इनके साथ ज़्यादती भी, और ये सिविलियन है, इनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। अब सवाल ये है कि जो इससे पहले केस चलते रहे थे क्या वो सिविलियन नहीं थे, और जो इससे पहले जिन लोगों को सज़ा दी गई थी क्या वो इंसान नहीं थे, और जो इससे पहले लोग चक्कियाँ पीसते रहे या जेलों में उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई या वो फांसी लग गए, क्या उनके इंसानी हकूक़ नहीं थे? और अगर थे तो उस वक्त ये जो इज्तिमाई ज़मीर है जो इस वक्त बोल रहा है, जो इस वक्त चला रहा है, वो कहाँ था? लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि शायद ये जो केस है इसके बाद यही चीज़ साबित होगी कि इंसान सिर्फ वो है जिसका ताल्लुक़ एचिसन के साथ है, इंसान सिर्फ वो है जिसका ताल्लुक़ पंजाब के साथ है, इंसान सिर्फ वो है जिसका ताल्लुक़ लाहौर के साथ है। लिहाजा अगर बलूचिस्तान के अंदर मामला हो, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, अगर कश्मीर के अंदर हो, और अगर सिंध के अंदर हो, तो बेशक उन सब के केसेस आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएं या उनको आप उल्टा लटका दें, कोई शख्स नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने लाहौर में बैठे हुए किसी लीडर
या लाहौर की किसी एलीट फैमिली की तरफ से जो वायलेशन है वो अगर कोर कमांडर का घर भी जला देते हैं तो तब भी आप उसकी तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देख सकते। लिहाजा आज से ये साबित हो रहा है कि लाहौर जिंदाबाद, और सिर्फ लाहौरी हैं जिन्हें इंसान भी कहा जा सकता है, जिन्हें इंसानी हकूक़ भी मिलने चाहिए और जिनके हर जुर्म के ऊपर पर्दा भी डाल देना चाहिए।